हेलो एवरीवन, बायोकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है स्पीशीज़ इंटरेक्शन। इकोलॉजी की जो यूनिट है हमारी, उसका ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म, इन सभी तरह की इंटरेक्शंस के बारे में जानेंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी हैं। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इसमें हर बार एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो अराइज़ हो जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह की और बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो मेक श्योर आप बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि जब भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको पता चल जाए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। उससे पहले एक दो चीज़ों के बारे में आपसे बात करना ज़रूरी है। अगर आप अभी तक नेट टीचिंग एग्ज़ाम या CUET जैसे एग्ज़ाम्स को टारगेट करने की सोच रहे हैं और कन्फ्यूजन में हैं कि कैसे करना है, कैसे जो है वो तैयारी करनी है, क्या क्या स्ट्रेटजीज़ जो है वो फॉलो करनी है, अगर आप कन्फ्यूजन में हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे पास कौन कौन से कोर्सेज़ अवेलेबल हैं उनके बारे में अगर मैं बताऊं तो नेट JRF के लिए, गेट के लिए, DBT, ICMR, इस तरह के जितने भी JRF एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए हम प्रिपरेशन करवाते हैं। टीचिंग एग्ज़ाम जैसे कि टैट हो गया है ना, HP टैट, CTET, TGT के एग्ज़ाम्स, PGT के एग्ज़ाम्स, उन सभी के लिए हम तैयारी करवाते हैं। और CUET के लिए UG PG दोनों के लिए हम जो है वो तैयारी करवाते हैं। हमारे पास एक्सपर्ट फैकल्टी है ना। और अच्छी बात यह है कि हम दोनों मोड्स में क्लासेस लेते हैं, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। तो आपको एक अच्छी स्ट्रेटेजिक अप्रोच मिलेगी, डेली DPPs मिलेंगी, यूनिट वाइज टेस्ट होंगे, इंडिविजुअल अटेंशन मिलेगी, डाउट सॉल्विंग क्लासेस मिल जाएंगी, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस मिलेगी। आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं तो डायरेक्टली आप हमारे ईमेल पे हमें रजिस्ट्रेशन भेज सकते हैं अपनी, है ना, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं, या फिर आप हमें विज़िट कर सकते हैं सेक्टर 20C चंडीगढ़, और हमसे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे भी जुड़ सकते हैं। फ़िलहाल में हम सबसे पहले जो है वो CSIR नेट की बात कर रहे हैं क्योंकि इसका जो बैच है वो अभी जस्ट 15 मई से लाइव होने वाला है। तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है वो कर सकते हैं। क्या क्या आपको इस कोर्स में मिल जाएगा, दैट इज़ कि लाइव इंटरेक्टिव सेशंस रहेंगे, आपके स्ट्रक्चर्स नोट मिलेंगे, DPPs डेली प्रैक्टिस के लिए मिलेंगी। जैसे ही आपकी एक यूनिट ख़त्म हो जाती है उसका टेस्ट होगा ताकि आप एनालिसिस कर सकें कि कौन से आपके वीक पॉइंट्स रह गए, कौन से आपके जो है वो अच्छी चीज़ें, अच्छे पॉइंट्स जो है वो आ रहे हैं, है ना। डाउट सॉल्विंग और पर्सनलाइज्ड गाइडेंस आपको मिलेगी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर्स पे, या फिर हमें विजिट कर सकते हैं SCU 51 सेक्टर 20C चंडीगढ़ में, और हमारे साथ यूट्यूब पे जो है वो जुड़े रह सकते हैं क्योंकि कई बार लाइव क्लासेस जो है वो हम यहाँ पे देते हैं। याद रखिए आपके पास लिमिटेड सीट्स हैं और आप इस ऑफ़र का फ़ायदा जो है वो जल्दी से जल्दी उठा सकते हैं। अर्ली बर्ड डिस्काउंट सिर्फ फर्स्ट 5 इंडिविजुअल्स के लिए ही है। तो बायोकेशन एकेडमी आप सभी लोगों का इंतज़ार कर रही है। प्लीज़ हमें विज़िट करें और हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करें। चलिए अब हम जो है वो अपना टॉपिक शुरू करते हैं क्योंकि मेन मुद्दा है हमारा एग्ज़ाम को टारगेट करना, है ना। तो हमें पढ़ना है चाहे हम कहीं से भी पढ़ें। चलिए हमारा देखो टॉपिक का नाम क्या है, स्पीशीज़ इंटरेक्शन। यानी कि किसी ना किसी ने तो सबसे पहले ऐसा कदम उठाया होगा कि स्पीशीज़ जो हैं वो आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो उसका एनवायरनमेंट के ऊपर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है। तो लोटका-वोल्टेरा मॉडल हमें ये समझाता है। ठीक है, उसने एक्चुअली में बेसिकली किस चीज़ के बारे में बात की, उसने हमें बताया कि प्रे और प्रीडेटर, है ना। प्रीडेटर कौन होता है, जो शिकारी होता है, और प्रे कौन होता है, जो शिकार होता है। इन दोनों का आपस में क्या रोल है, ये कैसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं एक दूसरे के साथ, उस चीज़ को किसने डिस्क्राइब किया, लोटका-वोल्टेरा मॉडल ने। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों से डिस्क्राइब किया था, मैथमेटिकल इक्वेशन से, है ना, एवरीथिंग से। हम बहुत सिंपली इस चीज़ को समझेंगे कि इसने बताया क्या हमें। इसने बताया द लोटका-वोल्टेरा मॉडल ऑफ प्रेडेटर प्रे इंटरैक्शंस अज्यूम्स अ म्यूचुअल रेगुलेशन ऑफ प्रेडेटर एंड प्रे पॉपुलेशन। ठीक है, इन्होंने बोला कि प्रेडेटर और प्रे पॉपुलेशन जो है ना ये आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट करती है और इनका म्यूचुअल रेगुलेशन होती है, यानी ये दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालती हैं। कैसे वो समझते हैं। बोल रहे द ग्रोथ ऑफ प्रेडेटर एंड प्रे पॉपुलेशंस आर लिंक्ड बाय अ सिंगल टर्म रिलेटिंग टू द कंजप्शन ऑफ प्रे। ठीक है,
बोलता है कि ये दोनों एक दूसरे को कैसे रेगुलेट कर रही हैं, ये सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने दर से, है ना, कितने रेट से प्रे को कंज्यूम किया जा रहा है। बोल रहा है फॉर प्रे पॉपुलेशन द टर्म सर्व्स टू रेगुलेट पॉपुलेशन ग्रोथ थ्रू मोर्टेलिटी, है ना। बोल रहा है अगर हम सिर्फ प्रे पॉपुलेशन की बात करें तो उस टर्म में क्या चीज़ जो है वो प्रे की पॉपुलेशन को रेगुलेट कर रही है, दैट इज़ मोर्टेलिटी, कि कितने दर से प्रे जो है वो मर रहा है, उसका शिकार किया जा रहा है। बोल रहा है अगर यही चीज़ अगर तुम प्रेडेटर पॉपुलेशन के हिसाब से देखना चाहते हो, इट सर्व्स टू रेगुलेट पॉपुलेशन थ्रू रिप्रोडक्शन। कैसे? क्योंकि जो प्रेडेटर है वो किसको खाएगा? प्रे को खाएगा। जब उसको खाना अच्छा मिल रहा है, अब वो क्या करेगा? रिप्रोड्यूस करेगा, अपनी जनसंख्या बढ़ाएगा। यानी कि इसकी रिप्रोडक्शन या फिर ऐसा कह सकते हैं हम कि इसकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है कि उसको प्रे कितनी मात्रा में मिल रहा है, कितनी मात्रा में वो प्रे को कंज्यूम कर पा रहा है, राइट। उसके बाद क्या बोला गया है? रेगुलेशन ऑफ द प्रेडेटर पॉपुलेशन ग्रोथ इज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट रिस्पॉन्सेज बाय द प्रेडेटर टू चेंजेस इन इट्स प्रे पॉपुलेशन, है ना। बोल रहा है सिंपल सी बात ये है कि प्रे के ऊपर अगर कोई चेंज आएगा ना, प्रे पॉपुलेशन में कोई चेंज आएगा, वो डायरेक्ट चेंज आपको प्रेडेटर पॉपुलेशन में भी देखने को मिलेगा। कैसे? वो समझो। देखो फर्स्ट चेंज इन्होंने क्या बताया है, पहला इन्होंने बोला है कि प्रेडेटर पॉपुलेशन ग्रोथ डिपेंड्स ऑन द रेट एट विच प्रे आर कैप्चर्ड। बोल रहा पहला तो चीज़ ये है, ये मायने रखता है कि जो प्रेडेटर पॉपुलेशन है ना, उसकी ग्रोथ किस पे डिपेंड करेगी कि कितनी मात्रा में प्रे कैप्चर हो रहे हैं, है ना। अगर वो कैप्चर ही नहीं कर पाएंगे तो वो मर जाएंगे भूखे। यानी कि प्रे को पकड़ना ज़रूरी है, उसको खाना ज़रूरी है। तो पहला तो आपका इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। दूसरा ये बोल रहा है द रिलेशनशिप बिटवीन द पर कैपिटा रेट ऑफ कंजप्शन एंड द नंबर ऑफ प्रे इज रेफर टू एज प्रेडेटर्स फंक्शनल रिस्पॉन्स। ये बोलता है कि जितना पर कैपिटा रेट ऑफ कंजप्शन है प्रे का, उसको किस चीज़ से बताया गया है? प्रेडेटर के फंक्शनल रिस्पॉन्स से बताया गया है ना। उसको हम क्या कहते हैं? प्रेडेटर का फंक्शनल रिस्पॉन्स, कि इतना पर कैपिटा कंजप्शन हो रही है प्रे की। ठीक है, तो पहला तो है कि प्रे को कैप्चर कितने अमाउंट में किया जा रहा है, वो जो है वो प्रेडेटर की पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में हमें बताएगा। दूसरी चीज़ क्या है? दिस इंक्रीज्ड कंजप्शन ऑफ प्रे रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन प्रेडेटर रिप्रोडक्शन। बोले जितने दर से, है ना, जितने ज़्यादा अमाउंट में वो प्रे को कैप्चर करेगा, कंज्यूम करेगा, उतनी ही ज़्यादा रिप्रोडक्शन करेगा, है ना। यानी कि इट इज़ रेफर टू एज द प्रेडेटर्स न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स। ठीक है, अगर वो उसको अच्छे मात्रा में खाना मिल रहा है, अच्छे मात्रा में वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि इसका न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स है, राइट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब अगर आप ध्यान से इस डायग्राम को देखो तो आपको ये यही बताने की कोशिश कर रहा है। विद टाइम, एक साइड पे एक्स एक्सिस पे आपको टाइम मिल जाएगा, दूसरे पे ये क्या बता रहा है कि पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी हो रही है। अब देखो, एक साइड पे मान लेते हैं कि प्रे पॉपुलेशन बढ़ रही है। अगर प्रे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो धीरे धीरे प्रेडेटर पॉपुलेशन भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि उसको प्रे अच्छी मात्रा में मिलेगा ना खाने को, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रे बढ़ जाएगी। ठीक है, अब धीरे धीरे हुआ क्या कि प्रेडेटर की पॉपुलेशन बढ़ गई और इनको सबको, है ना, अब खाना जो है वो ज़्यादा प्रे को हंट करना शुरू कर देंगे ये। उस केस में प्रे की पॉपुलेशन डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे यहाँ पे प्रेडेटर पॉपुलेशन बढ़ रही है, प्रे की पॉपुलेशन कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा प्रेडेशन होना शुरू हो जाएगी ना, ज़्यादा शिकार होना शुरू हो जाएगा। फिर क्या होगा? अब प्रे की अवेलेबिलिटी कम हो गई और प्रेडेटर पॉपुलेशन है ज़्यादा, यानी कि अब ये भूख से मरने लग जाएंगे। कुछ को शिकार मिलेगा, कुछ को नहीं मिलेगा, भूख से मर जाएंगे, यानी कि इनकी भी पॉपुलेशन डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी। तो इसी तरह से ये जो ऑसिलेटरी मूवमेंट है ना दोनों का, ये एक दूसरे को अफेक्ट करते रहते हैं। अगर प्रे की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो प्रेडेटर की भी थोड़े टाइम बाद ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अगर प्रेडेटर की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वो ज़्यादा प्रे कंज्यूम करेगा, यानी कि प्रे की पॉपुलेशन डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए कहा लोत्का वोल्टेरा ने कि ये दोनों प्रे और प्रेडेटर जो मॉडल है ना, ये दोनों आपस में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, एक दूसरे को रेगुलेट करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो हमें यहाँ पे समझनी है, दैट इज़ कोएवोल्यूशन। कैसे प्रेडेटर और प्रे के बीच में कोएवोल्यूशन होता है। ठीक है, कोएवोल्यूशन का मतलब होता है दोनों एक साथ इवोल्व हो रहे हैं। अगर कोई एक अपने अंदर चेंज कर रहा है, मान लो प्रेडेटर अपने अंदर कोई चेंज ला रहा है, तो प्रे भी अपने अंदर चेंज लाएगा। ठीक है, उसको टैकल करने के लिए। अगर प्रे खुद को चेंज कर रहा है तो प्रेडेटर उसको टैकल करने के लिए अपने अंदर चेंज लाता है, उसको हम कहते हैं कोएवोल्यूशन।
एक दूसरे के साथ इवॉल्व होना। ठीक है, तो ये क्या कहता है, बाय एक्टिंग एज एजेंट्स ऑफ मोर्टेलिटी प्रेडेटर्स एक्सर्ट अ सिलेक्टिव प्रेशर ऑन प्रे स्पीशीज। ठीक है, अब देखो जैसे लायन है ना, लायन जो है वो बफेलो को भी खा लेता है, वो डियर को भी खा लेता है ना, इस तरह की किसी भी जीव को वो खा सकता है। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर आप कोआला की बात करो, वो सिर्फ यूकलिप्टस लीव्स खाता है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, इसको देखो ऐसे हम प्रे प्रेडेटर तो नहीं बोल सकते, लेकिन इतना तो आप समझ सकते हो कि अगर मैं इसको क्या मान लूँ, प्रेडेटर मान लूँ, और ये आपका प्रे है ना। अगर देखो यहाँ पे सिलेक्टिव प्रेशर तो आ ही जाएगा ना, कि वो सिर्फ एक सिलेक्टिव टाइप के स्पीशीज़ को ही खा रहा है ना। तो जो प्रेडेटर हैं वो सिलेक्टिव प्रेशर एक्सर्ट कर देते हैं प्रे के ऊपर। ठीक है, अब देखो आगे क्या बोल रहा है, कैरेक्टरिस्टिक दैट इनेबल्स इंडिविजुअल प्रे टू अवॉइड बीइंग डिटेक्टेड एंड कैप्चर्ड बाय प्रेडेटर विल इंक्रीज इन इट्स फिटनेस। ठीक है, अब ये बोलता है कि मान लो जो प्रे है वो खुद में कोई ऐसा चेंज कर देता है जिसकी वजह से जो प्रेडेटर है वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। ठीक है, अगर प्रेडेटर इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, यानी कि इसको कैप्चर नहीं कर पाएगा, यानी कि इसको किल भी नहीं कर पाएगा, खा भी नहीं पाएगा, यानी कि वो चेंजेस जिससे ये अवॉइड कर सकता है कि प्रेडेटर मुझे डिटेक्ट कर ले, वो इसकी फिटनेस को बढ़ा देगा। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन आप सभी ने पढ़ा है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होती है ना। तो ये इसकी फिटनेस को बढ़ा देता है, यानी कि इसके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, बोल रहा है नेचुरल सिलेक्शन शुड फंक्शन टू प्रोड्यूस स्मार्टर मोर इवेसिव प्रे। ठीक है, तो बोलते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन जो है वो क्या फेवर करेगी, कि ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्टर प्रे जो हैं वो इवॉल्व होते जाएं। इसीलिए आप देखोगे दुनिया में जितनी भी स्पीशीज़ है ना, आज से हमारे से जो पहले स्पीशीज़ यहाँ एग्जिस्ट करती थी वो इतनी स्मार्टर नहीं थी जितनी आज की स्पीशीज़ हैं। क्यों? क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन ही इसी हिसाब से चल रही है ना। नेचुरल सिलेक्शन जो है, नेचर किसको सिलेक्ट कर रही है, जो स्मार्टर है, जो खुद को इवॉल्व कर रहा है, जो अच्छी अच्छी टेक्निक्स को यूज़ कर रहा है ना। अब एक डायरेक्शन में नेचर जो है वो सिलेक्ट करती है, और सिलेक्ट किसको कर रही है, वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो इन्वायरमेंट के हिसाब से खुद को फिट कर लेगा, जो इन्वायरमेंट के हिसाब से खुद को अडेप्ट कर लेगा, नेचर उसी को सिलेक्ट करती है। ठीक है, तो ये बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन जो है वो किसको प्रोड्यूस करेगी, स्मार्टर प्रे को प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, अब आगे क्या बात की है, उन्होंने बोला हाउएवर फेलियर टू कैप्चर प्रे रिजल्ट इन रिड्यूस्ड रिप्रोडक्शन एंड इंक्रीज्ड मोर्टेलिटी रेट ऑफ प्रेडेटर्स। ये बोल रहा है कि मान लो, अब देखो यहाँ पे प्रे तो हो गया स्मार्ट, अब वो चकमा दे रहा है प्रेडेटर को। अब प्रेडेटर अपना शिकार पकड़ नहीं पा रहा है, यानी कि अगर वो कैप्चर नहीं कर पाएगा तो खा भी नहीं पाएगा, खाएगा नहीं तो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, यानी कि ये मोर्टेलिटी रेट को इंक्रीज कर देगा। Therefore, natural selection should also produce smarter, more skilled predators. ठीक है, बोलते हैं इसीलिए नेचुरल सिलेक्शन किस भी हाफ पे होगी, कि प्रेडेटर्स को भी स्मार्ट होना पड़ेगा। जो स्मार्ट हो जाएंगे नेचर उनको सिलेक्ट कर लेगी, वही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है वो फॉलो कर रहे होंगे, वही जो है वहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे। जो खुद को चेंज नहीं करेंगे प्रे के हिसाब से, है ना, अगर वो छुपने के लिए कोई टेक्निक यूज़ कर रहे हैं तो प्रेडेटर्स को भी उनको पकड़ने के लिए कोई नई टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी, है ना। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब ये बोल रहा है एज प्रे स्पीशीज इवॉल्व कैरेक्टरिस्टिक्स टू अवॉइड बीइंग कॉट, प्रेडेटर्स इवॉल्व मोर इफेक्टिव मीन्स टू कैप्चर देम, है ना, कि जो प्रे स्पीशीज़ हैं अगर वो इवॉल्व कर रही हैं ऐसे कैरेक्टर्स जिससे वो प्रीडेटर को चकमा दे रही हैं, तो प्रीडेटर को भी इवॉल्व होके इफेक्टिव मीन्स ढूंढने पड़ेंगे, नए नए रास्ते ढूंढने पड़ेंगे ताकि वो प्रे को कैप्चर कर पाएँ। राइट, अब ये क्या बोल रहा है, टू सर्वाइव एज अ स्पीशीज द प्रे मस्ट प्रेजेंट अ मूविंग टारगेट दैट द प्रीडेटर कैन नेवर कैच। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि अगर स्पीशीज को सरवाइव करना है ना, तो प्रे को एक ऐसा मूव चलना पड़ेगा कि प्रेडेटर उसको कभी पकड़ ना पाए। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं दिस व्यू ऑफ को एवोल्यूशन बिटवीन प्रेडेटर एंड प्रे लेड टू द एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट वैन वेलविन टू प्रोड्यूस रेड क्वीन हाइपोथेसिस। ठीक है, तो रेड क्वीन हाइपोथेसिस किसने दी थी, वैन वेलविन ने दी थी। उन्होंने ये बताया कि देखो को एवोल्यूशन होता है,
ठीक है, किस किस के बीच में, प्रे प्रेडेटर के बीच में हो सकता है ना, वैसे ही होस्ट पैरासाइट के बीच में हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर एक खुद को चेंज कर रहा है, पैरासाइट से बचने के लिए होस्ट जो है वो खुद को चेंज कर रहा है, तो पैरासाइट को भी चेंज करना पड़ेगा ताकि वो जो चेंज होस्ट ने किया है उसको टैकल कर सके। ठीक है, वैसे ही प्रे प्रेडेटर में हुआ, अगर प्रे जो है वो अपनी टेक्निक जो है उसको चेंज कर रहा है, छुपने की कोशिश कर रहा है ना, चकमा देने की कोशिश कर रहा है प्रेडेटर को, है ना, तो प्रेडेटर को भी अपनी टेक्निक जो है वो बदलनी पड़ेगी। जिस टेक्निक से वो पहले पकड़ा करता था, अब वो प्रे जो है वो उस टेक्निक से पकड़ा नहीं जाएगा। जो खुद को चेंज कर लेगा, जो प्रेडेटर जो है वो प्रे के हिसाब से खुद को चेंज कर लेगा, वही सर्वाइव करेगा। ठीक है, और वही प्रे सर्वाइव करेगा। अब अगर प्रेडेटर ने भी उसको चेंज कर लिया अपनी टेक्निक को, और अब ये दोबारा प्रे को पकड़ना शुरू कर देगा, है ना, यानी कि प्रे को भी कॉन्स्टेंटली चेंज करना पड़ेगा खुद को, प्रेडेटर को भी कॉन्स्टेंटली खुद को चेंज करना पड़ेगा। इसी को कहते हैं को एवोल्यूशन। ठीक है, और ये किसने बताई थी? रेड क्वीन हाइपोथेसिस के थ्रू बताई गई, वैन वेलविन ने इसको प्रपोज किया था। राइट, चलो अब आगे किसकी बात की गई है? डिफेंसेस अगेंस्ट प्रीडेटर्स। ठीक है, कि क्या क्या डिफेंसेस जो हैं वो प्रे अपनाते हैं प्रीडेटर्स से बचने के लिए। राइट, चलो अब ये क्या बोल रहा है? एनिमल स्पीशीज हैव इवॉल्व्ड अ वाइड रेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स टू अवॉइड बीइंग डिटेक्टेड, सिलेक्टेड एंड कैप्चर्ड बाय प्रीडेटर्स। एनिमल स्पीशीज़ ने बहुत ज़्यादा करैक्टरिस्टिक्स अपने चेंज किए हैं ताकि वो पकड़ने से बचे जा सकें, है ना, जो प्रेडेटर है वो उनको कैप्चर ना कर सके, इसलिए बहुत सारे चेंजेस वो करते रहते हैं। बोले दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर कलेक्टिवली रेफर टू एज प्रेडेटर डिफेंस। अब ये जो कैरेक्टर्स हैं जो खुद को बचाने के लिए वो चेंज कर रहे हैं, है ना, रोज़ हर बार जो है वो कुछ नई टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, उनको हम कहते हैं प्रेडेटर डिफेंसेस। जिसमें सबसे पहले आ जाता है कौन सा? हमारा केमिकल डिफेंसेस। बोल रहे केमिकल डिफेंस इज़ वाइड स्प्रेड अमंग मैनी ग्रुप ऑफ एनिमल्स। ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो केमिकल डिफेंसेस का यूज़ करते हैं, जैसे कि हो गए फिश रिलीज़ क्या करती है? अलार्म फेरोमोन्स। ये केमिकल सिग्नल्स होते हैं जो कि जैसे ये फिश है ना, अब मान लो कि इसको आभास हो गया कि कोई ना कोई प्रेडेटर जो है वो आसपास में है, तो ये क्या करेगी? फेरोमोन सिग्नल्स यानी कि केमिकल सिग्नल्स पानी में रिलीज़ कर देती है। अब जो बाकी इसकी स्पीशीज़ वाली फिशेज़ होंगी ना, जब वो इस फेरोमोन सिग्नल्स को सेंस करेगी, उनको पता चल जाएगा आसपास कोई प्रेडेटर है। ठीक है, तो दिस इज अ टाइप ऑफ केमिकल डिफेंस जो कि फिशेज में देखा जाता है। राइट, व्हेन डिटेक्टेड इंड्यूस फ्लाइट रिएक्शंस इन मेंबर्स ऑफ द सेम एंड रिलेटेड स्पीशीज। ठीक है, तो जैसे ही इन मेंबर्स को पता चलेगा कि किसी फिश ने जो है वो फेरोमोन सिग्नल्स रिलीज किए हैं, यानी कि वो पक्का एनकाउंटर कर चुकी है किसको? प्रेडेटर को। ठीक है, या तो उसको चकमा दे के भाग गई होगी या फिर उसको खा लिया गया है। तो इसलिए ये एक तरह से अलर्टनेस का सिग्नल होता है बाकी रिलेटेड मेंबर्स के लिए या स्पीशीज़ के लिए। अच्छा, उसी तरह से एम्फीबियंस हो गए, स्नेक्स हो गए, एम्प्लॉय ऑडरस सिक्रीशन टू रिपेल प्रेडेटर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन डिस्टर्ब्ड द स्टिंक बग। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? पासफेल कहते थे, आई थिंक सो, है ना, पासफेल discharges a volatile secretion from a pair of glands located in its back। ये बोलता है कि जो स्टिंग बग होती है ना, अगर आपने कभी इसको हाथ में उठाया होगा ना, तो देखना वो एक वोलेटाइल सा सिक्रीशन रिलीज करती है। ठीक है, अब ये जो सिक्रीशन होती है ना, ये एक तरह का केमिकल डिफेंस होता है उसका। ठीक है, अब क्या होता है? ये जो मतलब ये जो वोलेटाइल सिक्रीशन होती है ना, वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? जो आसानी से, है ना, वेपर्स में बदल जाए। राइट, अब देखो ये जो वोलेटाइल सिक्रीशन होती है ना, ये निकलती कहाँ से है? तो यहाँ पे इसकी बैक पे क्या प्रेजेंट होते हैं? पेयर ऑफ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ से ये सिक्रीशन निकलती है। अब ये बोल रहे हैं द स्टिंक बग इज कैन कंट्रोल द अमाउंट ऑफ फ्लूइड रिलीज एंड कैन रीअब्जॉर्ब द फ्लूइड इनटू द ग्लैंड। ठीक है, ये बोलते हैं कि कितना अमाउंट रिलीज करना है ये उसको कंट्रोल कर सकती है, और अगर इसने रिलीज कर दिया है और इसको बाद में लगे कि नहीं नहीं खतरा नहीं है, तो ये उसको रिलीज भी दोबारा रीअब्जॉर्ब भी कर सकती है। राइट, अब इसी तरह से ये बोल रहा है मैनी आर्थ्रोपोड्स पोजेसेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस विच they acquire by consuming plants and then stored in their own bodies। जैसे कुछ आर्थ्रोपोड्स हो गए, है ना, जैसे आर्थ्रोपोड्स में बहुत सारे कीड़े मकोड़े आते हैं, उसमें से कुछ कीड़ों का क्या होता है कि
वो क्या करते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स कंज्यूम कर लेते हैं जो जिनसे क्या निकलता है, टॉक्सिन निकलता है, और फिर वो उनको अपनी बॉडी के अंदर उन टॉक्सिन्स को स्टोर कर लेते हैं। और कुछ एर्थ्रोपोड्स और वेनमस स्नेक्स, फ्रॉग्स, टोड्स, ये अपना पॉइजन खुद भी सिंथेसाइज कर लेते हैं अपनी बॉडी में, है ना। जैसे सांप जो है वो जहर अपनी बॉडी में सिंथेसाइज कर लेता है, वैसे कई एर्थ्रोपोड्स जो होते हैं वो अपनी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं कर सकते, लेकिन वो कुछ ऐसे प्लांट्स कंज्यूम कर लेते हैं जो वेनमस होते हैं, है ना। और फिर उनका जो वेनम होता है, उनका जो जहर, जो भी आप टॉक्सिक बोल लो, वो क्या होता है, उन अपनी बॉडी में स्टोर कर लेते हैं वो, राइट। उसके बाद अच्छा, ये तो बात थी सारी की सारी केमिकल डिफेंस की। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, क्रिप्टिक कलरेशन की। क्रिप्टिक कलरेशन में क्या होता है, इट इंक्लूड्स कलर एंड पैटर्न्स दैट अलो प्रे टू ब्लेंड इनटू द बैकग्राउंड। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे ये फिश देख रहे हो, इसने देखो कितने अच्छे से खुद को बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड कर लिया है। ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है किसका, क्रिप्टिक कलरेशन का। ठीक है, बोले सम एनिमल्स आर protectively colored blending into the background of their normal environment. Such protective coloration is common among किस में, fish में, reptiles में and many ground nesting birds, है ना, जो कहाँ ग्राउंड में अपना घोंसला बनाते हैं, उनमें ये क्रिप्टिक कलरेशन वाला डिफेंस सिस्टम अच्छे से देखने को मिलता है। उसके बाद बोल रहा है ऑब्जेक्ट रिजेम्बलेंस इज कॉमन अमंग इंसेक्ट्स। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट्स के साथ रिजेंबल करना, उनके साथ जो है वो खुद को ब्लेंड कर लेना, ये इंसेक्ट्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे वॉकिंग स्टिक्स के बारे में बताया है, दिस रिजेंबल्स ट्विग्स। ठीक है, तो ये आप वॉकिंग स्टिक्स का एग्जाम्पल देख रहे हो, ये जो है ये एक्चुअली में इंसेक्ट है ना, लेकिन किसकी तरह लग रहा है, ये छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़ों जैसा लग रहा है ना। तो ये एक अच्छा डिफेंस सिस्टम है, क्रिप्टिक कलरेशन कहते हैं इसको। ठीक है, उसी तरह से ये है कैटिडिड्स। ठीक है, ये रिजेंबल करते हैं किसके साथ, लीव्स के साथ। ठीक है, वैसे ही कैमेलियन जो है वो भी बैकग्राउंड कलर्स के साथ जो है वो पूरा का पूरा मैच हो जाता है ना। तो ये बोलते हैं सम एनिमल्स पोजेस आई स्पॉट मार्किंग विच इंटिमिडेट पोटेंशियल प्रेडेटर्स, attract the predator's attention away from the animal or delude them into attacking a less vulnerable part of the body. बोलते हैं देखो कुछ के पास तो क्या होता है कि वो बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड कर ले रहे हैं, लेकिन कुछ के पास क्या होता है ना, अलग अलग आई स्पॉट मार्किंग्स होती हैं, है ना, अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से होता क्या है कि जो प्रेडेटर का अटेंशन है ना, वो ये थोड़ा सा उसका अटेंशन जो है वो अलग, मतलब एनिमल की बॉडी से कहीं और भेज देंगे। ठीक है, या फिर क्या करते हैं, ये अपनी बॉडी पे कुछ ऐसा आई स्पॉट मार्किंग बना लेंगे कि जो लेस वल्नरेबल पार्ट है ना बॉडी का, कि जहाँ पे अटैक हो भी जाए तब भी वो जिंदा रह सकते हैं, है ना, खुद को बचा सकते हैं। तो उस टाइम उस बॉडी पार्ट पे जो प्रेडेटर है वो अटैक करे, तो उस तरह का एक डिफेंस सिस्टम होता है। ठीक है, आता ये भी क्रिप्टिक कलरेशन में ही है। ठीक है, बट ये एक अलग टाइप का डिफेंस सिस्टम है। अब होता क्या है, बोलते हैं एसोसिएटेड विद क्रिप्टिक कलरेशन इज फ्लैशिंग कलरेशन। तो इसको कहते हैं हम फ्लैशिंग कलरेशन, कि बॉडी में कहीं एक पार्ट को फ्लैश कर देना ताकि प्रेडेटर का अटेंशन थोड़ा सा हट जाए और उसी पॉइंट ऑफ सेकंड में वो यहाँ से एस्केप कर सके। ठीक है, बोलते हैं ये कुछ देखा जाता है सर्टेन बटरफ्लाइज में, ग्रास होपर्स में, बर्ड्स में, है ना, अंगलेट्स में, और जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है वाइट टेल्ड डियर। तो ये देखो वाइट टेल्ड डियर, ठीक है, इसकी देखो पूरी बॉडी ब्राउन है, सिर्फ टेल वाला ये जो हिस्सा है ये कैसा है, वाइट। ठीक है, ये बोलते हैं डिस्प्ले एक्सट्रीमली विजिबल कलर पैचेस व्हेन डिस्टर्ब्ड और पुट टू फ्लाइट। ठीक है, पुट टू फ्लाइट का मतलब होता है कि आपने किसी प्रेडेटर से एनकाउंटर कर लिया, है ना, आपके सामने शेर खड़ा, तो क्या करोगे, भागोगे ही ना अपनी जान बचाने के लिए। ठीक है, तो ये बोलता है कि जब एनकाउंटर हो जाता है प्रेडेटर के साथ, उस टाइम पे फ्लैशिंग कलरेशन का यूज़ करते हैं कुछ ऐसे एनिमल्स। ठीक है, बोल रहे द फ्लैशिंग कलरेशन मे डिस्ट्रैक्ट एंड डिसओरिएंट प्रेडेटर्स। ठीक है, तो फ्लैशिंग कलरेशन जो है वो प्रेडेटर को डिस्ट्रैक्ट करती है या फिर डिसओरिएंट कर सकती है। इन द केस ऑफ वाइट टेल्ड डियर इट मे सर्व एज अ सिग्नल टू प्रमोट ग्रुप कोहेजन व्हेन कन्फ्रंटेड बाय प्रेडेटर। ठीक है, अब यहाँ पे बताया है कि जो वाइट टेल्ड डियर होते हैं ना, जब इनको लगता है कि कोई प्रेडेटर आसपास में है, तो ये इस तरह से अपनी जो टेल है ना वो खोल देते हैं, जिसकी वजह से वाइट फ्लैशिंग होती है, वाइट कलर फ्लैश होता है। अब जब बाकी इसके ही ग्रुप के जो बाकी डियर होंगे ना वो ये देखेंगे, तो उनको पता चल जाता है कि अब हमें क्या करना है, ग्रुप में एक दूसरे के साथ जुड़ के रहना है ना, कोहेजन करनी है ग्रुप में। ठीक है, ताकि वो प्रेडेटर से बच सकें।
राइट। चलो उसके बाद नेक्स्ट किस चीज़ के बारे में बताया, एनिमल्स दैट आर टॉक्सिक टू प्रेडेटर्स और यूज अदर केमिकल डिफेंसेस ऑफन पोजेस वार्निंग कलरेशन, या फिर इसको हम कहते हैं एपोसिमेटिज्म। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये बोलता है बोल्ड कलर्स विद पैटर्न दैट मे सर्व एज वार्निंग टू वुड बी प्रेडेटर्स। ठीक है, तो ये वार्निंग कलरेशन में क्या होता है कि बोल्ड कलर के पैटर्न्स एनिमल की बॉडी पे होते हैं या इंसेक्ट की बॉडी पे होते हैं, जिसकी वजह से वो एक तरह से वार्निंग देता है सामने वाले को कि मैं तुझसे ज़्यादा खतरनाक हूँ। ठीक है, तू मुझे क्या खाएगा, मैं तुझे खा लूँगा। ठीक है, तो उस तरह के सिग्नल्स देता है वो। अब ये बोलता है द ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स ऑफ दी स्कंक। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स दिए हैं, द ब्राइट ऑरेंज कलर ऑफ मोनार्क बटरफ्लाई एंड द येलो एंड ब्लैक कलरेशन ऑफ मैनी बीज एंड वॉस्प्स एंड सम स्नेक्स सर्व नोटिस टू डेंजर टू देयर प्रेडेटर्स। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स है किसके, वार्निंग कलरेशन के। बोले सम एनिमल्स लिविंग इन द सेम हैबिटेट्स विद inedible species sometimes evolve a coloration that resembles or mimics the warning coloration of the toxic species। कहने का मतलब ये है, कई बार क्या होता है कि जैसे सेम हैबिटेट में कुछ ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो इनएडिबल होती हैं, यानी कि उनको खाया नहीं जा सकता। ठीक है, और वो क्या करती हैं, मिमिक करना शुरू कर देती हैं, किनको, जो टॉक्सिक स्पीशीज़ होती हैं ना, उनको मिमिक करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, अब ये बोलते हैं इस टाइप की जो मिमिक्री होती है उसको हम कहते हैं बेट्सियन मिमिक्री। ठीक है, आफ्टर द इंग्लिश नेचुरलिस्ट H.E. बेट्स, उनके नाम पे बेट्सियन मिमिक्री जो है वो इसको नाम किया गया है, क्योंकि उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया था। ठीक है, और उन्होंने कैसे इसको डिस्क्राइब किया, जब उन्होंने ट्रॉपिकल बटरफ्लाइज का बिहेवियर देखा था। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको मोनार्क बटरफ्लाई दिखाई है। अब हुआ क्या, इन्होंने बोला द मिमिक एन एडिबल स्पीशीज़, है ना, जो मिमिक कर रहा है वो एक एडिबल स्पीशीज़ है, यानी कि उसको खाया जा सकता है। वो किससे रिजेंबल कर रहा है, किसको कॉपी कर रहा है, एक इन एडिबल स्पीशीज़ को जो कैसा है, टॉक्सिक है। उसको हम क्या कहते हैं, मॉडल। यानी कि एक टॉक्सिक स्पीशीज़ जो इन एडिबल है, जिसको खाया नहीं जा सकता, उसको हम क्या कहते हैं, मॉडल। और इसको जो मिमिक करता है ये कौन होता है, ये होती है हमारी एडिबल स्पीशीज़। ठीक है, तो देखो ये एडिबल स्पीशीज़ जो है वो इसकी तरह खुद को इवॉल्व कर लेती है, इसकी तरह दिखने की कोशिश करती है, क्योंकि जो प्रेडेटर है ना वो देखेगा टॉक्सिक वाले मॉडल को मैं नहीं खा सकता, है ना, तो वो इसका पैटर्न देखेगा, और जब नेक्स्ट टाइम वो पहचानने की कोशिश करेगा तो एडिबल वाली स्पीशीज़ का भी पैटर्न वैसा ही दिखेगा। तो यानी कि इसकी आड़ में, टॉक्सिक मॉडल की आड़ में, ये एडिबल स्पीशीज़ वाला जो मिमिक है ये भी बच जाता है प्रेडेटर से। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम बेट्सियन मिमिक्री। बोले वंस द प्रीडेटर हैज़ लर्न टू अवॉइड मॉडल इट अवॉइड्स द मिमिक ऑल्सो। एक बार प्रेडेटर जो है वो मॉडल को अवॉइड करना सीख गया, अब वो ये सोच के इस एडिबल स्पीशीज़ को, क्योंकि वो इसकी तरह दिखती होगी, टॉक्सिक स्पीशीज़ की तरह दिखती होगी, तो वो ये सोचेगा कि शायद ये एडिबल स्पीशीज़ भी क्या है, टॉक्सिक स्पीशीज़ है, तो वो इसको भी नहीं खाएगा। ठीक है, तो ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है ना। जो एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, देखो कितने ज़्यादा स्मार्ट हैं हम लोगों से भी, है ना। अच्छा, उसके बाद मिमिक्री के बारे में थोड़ा सा और बताया है। बोला मिमिक्री हैज़ ऑल्सो इवॉल्व्ड इन स्नेक्स विद वेनमस मॉडल्स एंड नॉन वेनमस मिमिक्स। तो ये जो मिमिक्री है ये स्नेक्स में भी इवॉल्व हुई। जो वेनमस स्नेक्स होते हैं और नॉन वेनमस स्नेक्स होते हैं, जो नॉन वेनमस होते हैं मतलब कि जिनके अंदर जहर नहीं होता, जो जहरीले नहीं होते, वो वेनमस वाले जो स्नेक्स होते हैं उनको मिमिक करना शुरू कर देते हैं, ताकि प्रेडेटर्स जो हैं वो नॉन वेनमस वाले को ना खाएं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे करके बताया है आपको, इन ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका द स्कारलेट किंग स्नेक, ठीक है, मिमिक्स द ईस्टर्न कॉरल स्नेक। वैसे ही साउथ वेस्ट नॉर्थ अमेरिका में माउंटेन किंग स्नेक जो है वो मिमिक करता है किसको, वेस्टर्न कॉरल स्नेक को। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न कॉरल स्नेक जो है वो कैसा होता है, वेनमस होता है, राइट। और बोलते हैं अनदर टाइप ऑफ मिमिक्री, उसको हम क्या कहते हैं, मुल्लेरियन मिमिक्री। बोले आफ्टर द 19th सेंचुरी जर्मन जोलॉजिस्ट फिट्स मुलर ने इसके बारे में बताया था। ठीक है, बोलते हैं द मुल्लेरियन मिमिक्री मैनी unpalatable or venomous species share a similar color pattern।
ठीक है, बोल रहा है मलेरियन मिमिक्री इज सक्सेसफुल बिकॉज द प्रीडेटर हैज़ टू बी एक्सपोज टू ओनली वन ऑफ द स्पीशीज बिफोर लर्निंग टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल अदर स्पीशीज विद द सेम वार्निंग कलर पैटर्न्स। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है मलेरियन मिमिक्री में, है ना, जैसे मान लो कि कोई वेनमस स्पीशीज़ है, इसके जैसे दिखने वाला ही कोई और स्पीशीज़ होगा। ठीक है, दैट इज़ कंप्लीटली नेचुरल, वो खुद हुआ है। अब होगा क्या, मान लो कि कोई प्रेडेटर आता है और उसका एनकाउंटर ये टॉक्सिक वाली स्पीशीज से है ना, वेनमस वाली स्पीशीज से पहले हो जाता है। अब इसकी वजह से, इस वेनमस वाली स्पीशीज की वजह से ये जो एडिबल वाली स्पीशीज थी या नॉन वेनमस वाली स्पीशीज थी ये भी बच जाएगी, क्योंकि प्रेडेटर जो है वो कभी ज़िंदगी में दोबारा इस वाली स्पीशीज को खाने की कोशिश नहीं करेगा। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। अब क्या बोल रहा है ये, द ब्लैक एंड येलो स्ट्राइप्ड बॉडीज ऑफ सोशल वैस्प्स, ठीक है, सॉलिटरी डिगर वैस्प्स, कैटरपिलर्स ऑफ द सिनेबार मोथ्स वॉर्न प्रेडेटर्स दैट द ऑर्गेनिज्म इज इनएडिबल, है ना। तो इनके कलर से ही, है ना, जो ब्राइट चटकीले जैसे कलर होते हैं, कोई पैटर्न बेस्ड कलर है, तो इससे ही है क्या पता चल जाएगा प्रेडेटर को कि ये इनएडिबल है और उनको खाने की गलती ना करें। राइट, ओके। अब थोड़ी सी चीज़ें और हैं, है ना, क्योंकि बहुत सारे टाइप के डिफेंसेस हैं, मैंने बहुत ज़्यादा वास्ट तरीके से सबको कवरअप करने की कोशिश की है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझना है बस। अब क्या बोल रहा है, सम एनिमल्स एम्प्लॉय प्रोटेक्टिव आर्मर्स फॉर डिफेंस। अब देखो सब तो अपना रंग नहीं चेंज कर सकते, सबकी बॉडी के ऊपर पैटर्न भी नहीं आ सकते, लेकिन कुछ क्या करते हैं, अपनी बॉडी पे एक आर्मर, प्रोटेक्टिव आर्मर बना लेते हैं डिफेंस के लिए, है ना, जैसे कि क्लैम्स हो गए, आर्मेडिलोस हो गए, टर्टल्स हो गए, है ना, बीटल्स हो गए। ऑल विदड्रॉ इनटू देयर आर्मर कोट और शेल्स व्हेन डेंजर अप्रोचेस। तो ये सब कहाँ है, जैसे कि डेंजर आता है, इनको लगता है कि प्रेडेटर आ गया, ये फटाक से अपने शेल में घुस जाते हैं, है ना। उसके बाद पोर्क्यूपाइंस, एकाइडन्स, हेजहॉग पोजेसेस क्विल्स। इनके पास क्या होते हैं, क्विल्स होते हैं, यानी कि मॉडिफाइड हेयर्स, है ना, जो क्या करते हैं, डिस्करेज करते हैं प्रेडेटर को कि अगर तुम आओगे तो हम क्या करेंगे, अपने वैसे हेयर निकाल लेते हैं ना, जिसकी वजह से वो ऐसे स्पाइक जैसे होते हैं, है ना, तीखे से होते हैं, तो वो चुभ जाते हैं या लग जाते हैं, कई बार वो वेनमस भी होते हैं। राइट, बोले स्टिल अदर एनिमल्स यूज बिहेवियरल डिफेंसेस। अब बोल रहे हैं कि कई बार क्या होता है कि कईयों के पास तो आर्मर भी नहीं है ना, शेल्स भी नहीं है हर एक एनिमल के पास, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में, है ना, अगर वो वार्निंग कलरेशन नहीं कर सकते, इनमें से कोई भी डिफेंस यूज़ नहीं कर रहे, उस केस में फिर वो बिहेवियरल डिफेंसेस यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसमें क्या क्या आता है, विच इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ बिहेवियर्स बाय प्रे स्पीशीज एम्ड एट अवॉइडिंग डिटेक्शन। इसमें क्या होता है कि अपना बिहेवियर चेंज कर लेती है जो प्रे स्पीशीज़ होती हैं, ताकि वो पकड़े ही ना जाएं, प्रेडेटर की नज़रों में ही ना आए, है ना, डिटेक्ट ही ना हो पाए, है ना। तो अवॉइड करना सीख जाते हैं ये, डिटेक्शन, फ्लीइंग, वार्निंग अदर्स ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्रेडेटर्स। या फिर ये क्या करते हैं कि ये पहले ही वार्न करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, वार्निंग सिग्नल्स देना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आसपास की सभी स्पीशीज़ को पता चल जाता है कि कोई प्रेडेटर आने वाला है। ठीक है, तो एनिमल्स में चेंज देयर फॉरेजिंग बिहेवियर। फॉरेजिंग बिहेवियर का मतलब होता है खाने की तलाश में जब वो निकलते हैं ना, तो अगर उनको लग रहा है कि यहाँ पे प्रेडेटर्स की मात्रा ज़्यादा हो सकती है, तो वो उस वाले एरिया में फॉरेजिंग नहीं करते फिर, है ना। फॉरेजिंग बिहेवियर का मतलब है खुद को ऐसी जगह पे शिफ्ट कर लेना जहाँ पे खाना भी अच्छी तरह से आपको मिल जाए, लेकिन प्रेडेटर्स भी कम हों। राइट, तो इन रिस्पॉन्स टू द प्रेजेंस ऑफ प्रेडेटर्स एज इन द एग्जाम्पल ऑफ द विलो एंड क्रेस्टेड टिट्स। ठीक है, तो इनमें ये देखा जाता है, सम स्पीशीज गिव एन अलार्म कॉल व्हेन अ प्रेडेटर इज साइटेड। तो जैसे प्रेडेटर देख लेती है, जैसे वो आपने देखा होगा, क्या कहते हैं उनको, एक तो स्क्वेरल्स होती हैं, है ना, और कौन से होते हैं, मीर कैट्स होती हैं, है ना, उनमें ये सारी चीज़ें देखी जाती है कि वो जैसे प्रेडेटर देखते हैं ना, तो अलार्म सिग्नल्स देते हैं, ताकि सारी की सारी जो लोग हैं उनको पता चल जाए, है ना, उनके जितने भी बिरादरी के लोग हैं, है ना, जितनी भी उनकी स्पीशीज़ है, जितने भी उनके मेंबर्स हैं, वो सब के सब कहाँ घुस जाएँ, अंदर, घर के अंदर घुस जाएँ। बिकॉज हाई पिच्ड अलार्म कॉल्स आर नॉट स्पीशीज स्पेसिफिक, है ना, तो ये हाई पिच्ड अलार्म कॉल स्पीशीज स्पेसिफिक नहीं होते। इसको देख के बाकी सारी स्पीशीज़ को भी पता चल जाता है कि भाई कोई ना कोई जो है वो प्रेडेटर वहाँ पे है। सो दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय अ वाइड रेंज ऑफ नियर बाय एनिमल्स। अलार्म कॉल्स ऑफन ब्रिंग इन नंबर्स ऑफ पोटेंशियल प्रे दैट मोब द प्रेडेटर।
ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, अलार्म कॉल की वजह से कई बार क्या होता है, पोटेंशियल नंबर ऑफ पोटेंशियल प्रे वहाँ पे आ जाती हैं, जिसकी वजह से वो प्रेडेटर को कई बार मूव कर देते हैं, ठीक है, या फिर कई बार छुप भी जाते हैं, राइट। मोर अदर बिहेवियरल डिफेंसेस इंक्लूड डिस्ट्रैक्शन डिस्प्लेज विच आर मोस्ट कॉमन अमंग बर्ड्स। तो बर्ड्स क्या करते हैं, अपना बिहेवियरल डिफेंस कैसे दिखाते हैं, डिस्ट्रैक्शन डाल के, है ना, डिस्ट्रैक्शन डिस्प्ले करते हैं ये। दीज डिफेंसेस डायरेक्ट द प्रेडेटर्स अटेंशन अवे फ्रॉम द नेस्ट और यंग, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि ये जो डिफेंसेस अपने डिस्ट्रैक्शन वाला डिफेंस यूज़ करते हैं ना, ये क्या करते हैं, तो ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं कि हमारे नेस्ट की तरफ ध्यान ना जाए प्रेडेटर का, है ना, या फिर उनके बच्चों की तरफ उनका ध्यान ना जाए। सो बोल रहा है of them allowing a percentage of the young to escape and grow to a less vulnerable size. This phenomenon is known as predator satiation. ठीक है, तो इस बिहेवियर को क्या कहते हैं, प्रेडेटर सटिएशन, यानी कि उसको एक लेस वल्नरेबल साइज की तरफ लेकर के जाना, है ना, जो कम जोखिम भरा जगह है या चीज़ है या फिर आपकी बॉडी का कोई पार्ट है, ठीक है, तो उस तरफ उसको लेकर के जाना या उसका ध्यान भटकाना, दिस इज प्रेडेटर सटिएशन। आई होप दिस इज क्लियर। अब हमने बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म्स के बारे में पढ़ लिया, है ना, तो ये अलग अलग तरह की इंटरेक्शंस होती हैं। अब उसके बाद हम पैरासिटिज्म एंड म्यूचुअलिज्म के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। अच्छा टॉपिक है ये। उसके बाद क्या बोल रहा है, द प्रोसेस ऑफ कोएवोल्यूशन इज मोर एविडेंट इन द इंटरेक्शंस बिटवीन पैरासाइट्स एंड देयर होस्ट्स। बोल रहा है कि जो कोएवोल्यूशन आप अभी पीछे पढ़ के आए हो ना, किस में पढ़ा आपने, प्रे और प्रेडेटर में, लेकिन मैंने आपको पैरासाइट और होस्ट का एग्जाम्पल भी दिया था वहाँ पे। ये बोलता है कि अगर आपको अच्छे या ज़्यादा एविडेंट चाहिए तो किसको स्टडी करो, पैरासाइट और होस्ट का रिलेशनशिप देखो, और फिर देखो आपको कोएवोल्यूशन कैसे देखने को मिलता है वहाँ पे। ये बोल रहा है द पैरासाइट लिव्स ऑन or in the host organism for some period of its life in a relationship referred to as symbiosis। ठीक है, बोलते हैं कि जो पैरासाइट्स होते हैं ना, वो या तो होस्ट की बॉडी के ऊपर रहते हैं या होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं, ठीक है। कई पैरासाइट्स जो होते हैं वो थ्रू आउट द लाइफ होस्ट की बॉडी में रहते हैं, कई जो है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहते हैं, और ऐसे रिलेशनशिप को हम कहते हैं सिम्बायोसिस। सिम का मतलब ही होता है क्या, टुगेदर, और बायोसिस का मतलब होता है लाइफ। तो symbiosis as defined by the eminent evolutionary biologist Lynn Margulis is the intimate and protracted association between two or more organisms of different species। कहने का मतलब ये है, उन्होंने ये बताया कि जब दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट स्पीशीज़ के ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ रहने लग जाते हैं ना, उसको हम कहते हैं क्या, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, राइट। अभी बोल रहा है दिस डेफिनेशन डज नॉट स्पेसिफाई वेदर द रिजल्ट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द स्पीशीज इज पॉजिटिव, नेगेटिव और बिनाइन। ठीक है, तो बोला ये जो डेफिनेशन है ना, ये नहीं बताती कि हर बार जो स्पीशीज़ का इंटरेक्शन है वो पॉजिटिव ही होगा कि सबके लिए फ़ायदा होगा, है ना, ये या नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि पैरासाइट्स जितने भी होते हैं, मोस्ट ऑफ द पैरासाइट वो तो होस्ट को नुकसान ही करते हैं, है ना। तो सिम्बायोसिस आपको ये नहीं बताता कि पॉजिटिव इंटरेक्शन है या नेगेटिव इंटरेक्शन है या कैसी है। बोल रहे इट देयरफॉर इंक्लूड्स अ वाइड वैरायटी ऑफ इंटरेक्शन in which the fate of individuals of one species depends on their association with the individuals of the another species। तो बोलता है ये बहुत ज़्यादा वाइड वैरायटी की इंटरेक्शंस को अपने अंदर लेकर के बैठा हुआ है, क्योंकि कैसा ऑर्गेनिज्म किसके साथ, है ना, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रह रहा है, ये ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। अभी बोल रहा है सम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बेनिफिट्स बोथ स्पीशीज, है ना, दो आपस में स्पीशीज अगर रह रही हैं, कई सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में दोनों को बेनिफिट मिलता है, राइट। कोई जो है वो फूड दे सकता है और कोई जो है वो शेल्टर प्रोवाइड कर सकता है, राइट। बोल रहा है इन केस ऑफ म्यूचुअलिज्म, तो ये केस किसका होगा, म्यूचुअलिज्म, कि दोनों को बेनिफिट मिल रहा है। बोल रहा है इन अदर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हाउएवर वन स्पीशीज बेनिफिट्स एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर। बोल रहे कि दूसरा जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है ना, उसमें क्या होता है कि किसी एक स्पीशीज़ को तो बेनिफिट मिल रहा होता है, एक को नुकसान हो रहा होता है,
बोले सच इज द केस ऑफ द पैरासिटिक रिलेशनशिप, और ऐसा जो रिलेशनशिप हो जिसमें एक को फायदा मिल रहा है, एक को उसका नुकसान हो रहा है साथ में रहने का, उसको हम कहते हैं क्या? पैरासिटिक रिलेशनशिप, इन विच द होस्ट ऑर्गेनिज्म ऑफ द पैरासाइट्स हैबिटेट एज वेल एज इट्स सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो पैरासाइट का हैबिटेट भी बनता है वो, और उसका सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन भी ले लेता है वो। बोल रहे फॉर द पैरासाइट दिस इज एन ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप, है ना, ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप है ये। द पैरासाइट रिक्वायर्स द होस्ट ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। टू मिनिमाइज द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ पैरासाइट, होस्ट स्पीशीज हैव इवोल्व्ड अ वेराइटी ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म्स। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि पैरासाइट का इफेक्ट जो है वो कम हो होस्ट के ऊपर, तो होस्ट खुद को क्या करता रहता है? इवॉल्व करता रहता है, और फिर होस्ट के ऊपर अपना दबदबा बनाए रखने के लिए पैरासाइट्स भी इवॉल्व करते रहते हैं, और इसी को कोएवोल्यूशन कहा गया था। राइट, चलो अच्छा, एक चीज़ जो आप लोगों को बतानी है कि अभी इन्होंने बोला कि बहुत सारे टाइप के क्या होते हैं, इंटरेक्शन होती हैं, है ना। एक बार आई वॉन्ट कि आप लोगों को एक छोटा सा टेबल मिल जाए। ठीक है देखो, स्पीशीज इंटरेक्शन कैसे याद रखनी है? स्पीशीज इंटरेक्शन ऐसे याद रखो, कई बार स्पीशीज जब इंटरेक्ट करती हैं ना, तो वो पॉजिटिव इंटरेक्शन होती है, कई बार यही इंटरेक्शन नेगेटिव होती है, और कई बार यही इंटरेक्शन जो है वो न्यूट्रल होती है। पॉजिटिव इंटरेक्शन होने का मतलब क्या है? फ़ायदा मिलना। ठीक है, और नेगेटिव इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है? नुकसान होना। और न्यूट्रल का मतलब होता है ना ही फ़ायदा हो रहा है ना ही नुकसान हो रहा है। ठीक है, अब पॉजिटिव में अगर आपसे पूछ ले तो आप याद रखो म्यूचुअलिज्म आता है, अभी हम पढ़ के आए, है ना, म्यूचुअलिज्म, यहाँ पे यू आएगा, म्यूचुअलिज्म। ठीक है, म्यूचुअलिज्म का मतलब होता है दोनों को फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, और जैसे कि अच्छा, म्यूचुअलिज्म का अगर आपसे एग्जाम्पल पूछ ले तो बीज याद रख लो, है ना, क्यों? बीज जो हैं वो क्या करती हैं? वो फूलों पे जाती हैं, उनका नेक्टर चूस लेती हैं, तो उनको खाना भी मिल रहा है। और जो फूल होते हैं वो क्या करते हैं? उनके पोलन ग्रेन्स जो है वो बी के पैरों के साथ चिपक जाते हैं या विंग्स के साथ चिपक जाते हैं। अब वो जब नेक्स्ट फूल पे जाएंगी तो पॉलिनेशन में हेल्प कर रही हैं। तो मतलब फूलों का भी फ़ायदा है और बीज का भी फ़ायदा है। तो ये म्यूचुअलिज्म का एक एग्जाम्पल है ना। और क्या हो सकता है? लाइकेंस एक अच्छा एग्जाम्पल है ना। फंजाई और एल्गे जो है वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, राइट। अच्छा, इसके बाद म्यूचुअलिज्म आ गया, और कौन सा पॉजिटिव में आ जाता है? कॉमेंसलिज्म में क्या होता है कि किसी एक स्पीशीज़ को तो फ़ायदा हो रहा होता है लेकिन दूसरे को उसके साथ रहने का कोई नुकसान नहीं होता। इसीलिए ये एक तरह की क्या है? पॉजिटिव इंटरेक्शन ही है कि फ़ायदा ही हो रहा है। ओवरऑल देखो फ़ायदा ही हो रहा है ना। इसमें देखो दोनों को फ़ायदा हो रहा था एक दूसरे का। इसमें अगर कॉमेंसलिज्म में क्या होता है, अगर कोई दो स्पीशीज़ आपस में जुड़ करके एक दूसरे के साथ रह रही हैं तो किसी एक को तो फ़ायदा मिल रहा है लेकिन दूसरे को उसका कोई नुकसान नहीं हो रहा है, राइट। तो ये दोनों आपकी कैसी हैं? पॉजिटिव इंटरेक्शंस हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेगेटिव की थोड़ी सी बात करेंगे। नेगेटिव में कौन कौन सी आ जाती हैं? तो सबसे पहले तो प्रीडेशन हम पढ़ के आए। प्रीडेशन किस टाइप की होती है? प्रीडेटर को तो फ़ायदा मिलता है, प्रे को नुकसान हो जाता है, राइट। उसके बाद दूसरा कौन सी आ गई? कंपटीशन। कंपटीशन किन में होता है? दो अलग अलग स्पीशीज़ में, है ना, रिसोर्सेज के लिए, है ना। तो कंपटीशन में कहने का मतलब क्या है? जब वो compete करेंगे एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे, यानी कि ये जो कंपटीशन वाली जो इंटरेक्शन होती है ना, ये दोनों के लिए नुकसानदायक होती है। जहाँ पे कंपटीशन आ जाता है ना, अब देखो उसको रिसोर्सेज भी शेयर करने पड़ेंगे, उनको लड़ना पड़ेगा, तो जहाँ लड़ाई होगी वहाँ पे नेगेटिव नुकसान तो होगा दोनों का, राइट। अच्छा, तीसरी जो नेगेटिव इंटरेक्शन आ जाती है वो होती है हमारी कौन सी? पैरासिटिज्म। ठीक है। अब देखो यहाँ पे पैरासाइट्स जो होते हैं उनको तो शेल्टर मिल रहा है, उनको तो फूड मिल रहा है, उनको तो फ़ायदा है, लेकिन होस्ट का वो सब कुछ ले रहे हैं तो होस्ट का नुकसान हो रहा है। यानी कि ये कैसी इंटरेक्शन है जिसमें एक को फ़ायदा हो एक को नुकसान हो, राइट। उसके बाद अमेंसलिज्म आ जाता है। अमेंसलिज्म एक तरह की ऐसी इंटरेक्शन है जिसमें देखो
अगर दो ऑर्गेनिजम्स आपस में एक दूसरे के साथ रह रहे हैं ना, तो उसमें से फ़ायदा भी किसी को ना हो, जैसे एक को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसका नुकसान भी नहीं हो रहा दूसरे को, ठीक है ना। ही देखो, इसको तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना, लेकिन इसको क्या हो रहा है, अगर मैं ये बोलूँ कि ये मेरा घर है, ठीक है, और मेरे घर में कोई आकर के रहने लग गया, कोई भी हो सकता है, कुछ भी समझ लो, है ना, कोई आकर के रहने लग गया। अब देखो, उसके आने का मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा वो मेरा खाना खा जाएगा। यानी कि ये कैसा रिलेशनशिप हुआ, अमेंसलिज्म हुआ, ठीक है, कि एक के आने का आपको कोई क्या है, मतलब जैसे कमेंसलिज्म में देखो, यहाँ ये दोनों एक दूसरे से उल्टा क्यों हैं, क्योंकि देखो एक स्पीशीज़ को फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन इसको बेनिफिट हो रहा था। यहाँ पे देखो, इसको तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, उल्टा इसको नुकसान हो रहा है अमेंसलिज्म में, ठीक है। तो इस तरह से इसको याद रखना है आपको। उसके बाद अमेंसलिज्म के बाद कौन सी आ जाती है, हर्बीवोरी। हर्बीवोरी में क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं ना, जिनको खाया जाता है, उनका तो नुकसान होता है, एक का फ़ायदा हो रहा होगा, जो खा रहा होगा उसका फ़ायदा हो रहा होगा। उसके बाद कैनिबलिज्म। कैनिबलिज्म में भी क्या हो रहा होता है, नुकसान, जिसको खाया जाएगा उसका तो नुकसान है ना, जिस इंसान को खा लिया जाएगा उसको तो नुकसान है, और जो खाएगा उसको तो न्यूट्रिशन मिल रहा है, फ़ायदा मिल रहा है, राइट। और एक होता है आपका कौन सा, स्पाइट। स्पाइट में दोनों को नुकसान होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि वार्निंग सिग्नल्स के बारे में ना, मीर कैट्स के बारे में, इसमें होता क्या है कि जो मीर कैट्स होती हैं ना, वो जैसे उन्होंने प्रेडेटर के बारे में बताया कि जी प्रेडेटर आ गया है। अब क्या होगा, मान लो कि प्रेडेटर जो है वो किसी यंग वन को पकड़ लेता है, या कई बार खुद से ही ये क्या करते हैं, जो सबसे ओल्डेस्ट इनके ग्रुप मेंबर में होता है ना, ताकि वो यंग वंस को अटैक ना करे, तो ये खुद ही जा करके अपना बलिदान दे देते हैं, राइट। तो ये है आपका कैसा एक टाइप का स्पाइट, एक ऐसा टाइप का इंटरेक्शन होता है जिसमें दोनों को नुकसान होता है। और इस बार इसमें होता क्या है कई बार कि जैसे अलार्म सिग्नल्स देने की वजह से ना, कई बार दूसरी स्पीशीज़ को भी नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो स्पाइट एक ऐसी इंटरेक्शन है जिसमें दोनों को नुकसान होता है। ओके, अब न्यूट्रल में देखो, ना ही किसी को फ़ायदा होगा, किसी को एक दूसरे का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन फिर भी वो साथ में रह रहे हैं, वो है आपकी कैसी, न्यूट्रल इंटरेक्शन, ठीक है। तो आई होप आपको सारी टाइप की इंटरेक्शंस जो है वो समझ में आ गई हैं। इस छोटे से चार्ट को अगर आप याद रख लेते हैं, आपको ये पूरी की पूरी जितनी भी पीपीटी है ना, सबका सार आपको समझ में आ गया, ठीक है। बस आपको एक दो चीज़ें हैं जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो याद रखनी है, दैट्स इट। बाकी सारा का सारा जितनी भी स्लाइड आगे से लेकर पीछे तक जो भी पढ़ाया अभी तक, वो सब कुछ यही है, ये टेबल याद रखो बस। ओके, चलो अब हम ब्रूड पैरासिटिज्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्या होता है ये, बोलता है अ बिहेवियर टर्म्ड क्लेप्टोपैरासिटिज्म। इसका मतलब होता है पैरासिटिज्म बाय थेफ्ट, है ना, चोरी से पैरासिटिज्म करना किसी के साथ। इसका एग्जाम्पल है ब्रूड पैरासिटिज्म का, ठीक है। ब्रूड पैरासिटिज्म कौन प्रैक्टिस करता है, कुकू बर्ड, है ना, जो कोयल होती है। कोयल क्या करती है, ये बहुत चालाकी से जो दूसरे बर्ड स्पीशीज़ होती है ना, उनके नेस्ट में जा कर के अंडे जो है वो लेकर देती है। अब जो होस्ट आपकी स्पीशीज़ है ना, जो बर्ड्स होती है जिनके नेस्ट में ये अंडे दे आती है, वो उनको अपना यंग वन सोच करके रेज करते रहते हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है कैसा, पैरासिटिज्म बाय थेफ्ट का, और इसको कहते हैं हम ब्रूड पैरासिटिज्म, राइट। उसके बाद क्या बोल रहा है, पैरासाइट्स मे बी क्लासिफाइड एज माइक्रो पैरासाइट्स एंड मैक्रो पैरासाइट्स। तो बोल रहा पैरासाइट्स दो तरह से क्लासीफाई हम इनको कर सकते हैं, एक होते हैं आपके माइक्रो पैरासाइट्स और एक होते हैं मैक्रो पैरासाइट्स। माइक्रो पैरासाइट्स इंक्लूड वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन, इस तरह के जो जितने भी जीव होते हैं वो सारे के सारे आपके माइक्रो पैरासाइट्स होते हैं। बोलते हैं दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल साइज एंड अ शॉर्ट जनरेशन टाइम। कैसे पता चलेगा कि कोई माइक्रो पैरासाइट है, तो ये बोलते हैं कि एक तो उसका साइज शॉर्ट होगा और उसका जो जनरेशन टाइम है ना वो भी कैसा होगा, शॉर्ट होगा, है ना, जल्दी से अपने यंग वंस प्रोड्यूस कर लेंगे। बोले दे डेवलप एंड मल्टीप्लाई रैपिडली विद इन द होस्ट एंड आर द क्लास ऑफ पैरासाइट्स दैट वी टिपिकली एसोसिएट विद द टर्म डिजीज। बोले ये वो क्लास ऑफ पैरासाइट होगी जो हमेशा अगर होस्ट के अंदर चली गई तो फटाफट से मल्टीप्लाई रैपिडली खुद को डिवाइड करना शुरू कर देगी और कोई ना कोई डिजीज़ कॉज करेगी उसकी बॉडी में।
बोला द इन्फेक्शन जनरली लास्ट्स अ शॉर्ट टाइम रिलेटिव टू द होस्ट्स एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन। बोला इन्फेक्शन ज़्यादा देर तक तो चलता नहीं है, ठीक है। किन के केस में? माइक्रो पैरासाइट्स के केस में, ठीक है। 1-2 हफ्ते तक बंदा बीमार होता है, उसके बाद वो ठीक हो जाता है खुद ब खुद ही। खुद ब खुद कहने का मतलब ये है कि उसकी बॉडी का डिफेंस सिस्टम जो है वो ज़्यादा देर माइक्रो पैरासाइट्स को सर्वाइव नहीं करने देता बॉडी में। उसके बाद बता रहा है ट्रांसमिशन फ्रॉम होस्ट टू होस्ट इज मोर ऑफन डायरेक्ट, कि होस्ट टू होस्ट ट्रांसमिशन जो है वो यहाँ पे ज़्यादातर देखी जाती है। ऑल्दो अदर स्पीशीज में सर्व एज दी कैरियर और वेक्टर्स, जैसे कि मलेरिया में आपको पता है कि कौन मॉस्किटो जो है वो इन्वॉल्व होता है ना। किसी को मलेरिया हुआ है और उसको कोई मॉस्किटो काट ले, अब वो क्या हो गया? कैरियर हो गया, क्योंकि उसके अंदर भी उसके स्पोरोजोइड्स चले गए। अब जब वो दूसरे किसी नॉर्मल इंसान को काटेगा तो वहाँ पे स्पोरोजोइड्स उसकी बॉडी में एंटर हो जाएंगे, उसको भी मलेरिया हो जाएगा, है ना। तो ये किसका? माइक्रो पैरासाइट्स में ऐसा होता है। अब दूसरी चीज़ों के लिए ये बात कर रहा है मैक्रो पैरासाइट्स के बारे में। बोले जो मैक्रो पैरासाइट्स होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? वो होते हैं लार्ज इन साइज, ठीक है, बड़े होते हैं। और मैक्रो पैरासाइट्स जो होते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे फ्लैट वॉर्म्स, है ना, पेट में हो जाते हैं। उसके बाद अकेंथोसिफिलिन्स, राउंड वॉर्म्स, फ्लूक्स, लीवर फ्लूक कहते हैं जिसको, लाइस, फ्लीज, टिक्स, फंजाई, रस्ट, स्मट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सारे के सारे आपके कैसे? मैक्रो पैरासाइट्स में आ जाते हैं। अब ये बोल रहा है मैक्रो पैरासाइट्स हैव अ कंपैरेटिवली लॉन्ग जनरेशन टाइम, ठीक है। तो इनका जनरेशन टाइम कैसा होता है? लॉन्ग होता है, लंबा टाइम लेते हैं ये खुद को डिवाइड करने में, ठीक है। एंड टिपिकली डू नॉट कंप्लीट एन एंटायर लाइफ साइकिल इन अ सिंगल होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो इनका खास बात क्या है कि एक सिंगल होस्ट ऑर्गेनिज्म में अपनी एंटायर लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं करते, क्योंकि जनरेशन टाइम लंबा होता है ना, राइट। अब ये बोल रहा है दे मे स्प्रेड बाय डायरेक्ट ट्रांसमिशन फ्रॉम होस्ट टू होस्ट, तो ये होस्ट टू होस्ट ट्रांसमिशन से भी फैल सकते हैं। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन भी हो सकता है, जिसमें कोई इंटरमीडिएट होस्ट या फिर कैरियर जो है वो इन्वॉल्व हो सकता है, राइट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि माइक्रो पैरासाइट्स और मैक्रो पैरासाइट्स में डिफरेंस क्या होता है। चलो, इसके बाद इन्होंने, अच्छा ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसके बाद इन्होंने पैरासिटिक प्लांट्स के बारे में बताया कि जो पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं ना, उनको हमने कैसे डिवाइड किया है, होलो पैरासाइट्स और हेमी पैरासाइट्स। बोलता है कि बेस्ड ऑन वेदर दे कैरी आउट फोटोसिंथेसिस और नॉट, ठीक है। कुछ जैसे होलो पैरासाइट्स और हेमी पैरासाइट्स में फ़र्क क्या है कि कौन फोटोसिंथेसिस कर पाता है और कौन फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता। फोटोसिंथेसिस के बेसिस पे इनको डिस्क्राइब किया गया है, डिफ्रेंशिएट किया गया है। सबसे पहले हेमी पैरासाइट्स की बात की है। बोल रहे सच एज मोस्ट स्पीशीज ऑफ मिस्टलटो आर फोटोसिंथेटिक प्लांट्स दैट कंटेन क्लोरोफिल। बोल रहा है कि मिस्टलटो के बहुत सारे ऐसे स्पीशीज़ हैं जो फोटोसिंथेटिक हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल होता है, और जब ये मेच्योर हो जाते हैं ना तो ये वाटर वगैरह ऑब्टेन कर लेते हैं, है ना। एंड इट्स डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स बाय कनेक्टिंग टू द होस्ट जाइलम। तो जो इनका होस्ट प्लांट होता है ना, ये उसके साथ कनेक्ट कर जाते हैं, उसके जाइलम के साथ कनेक्ट करके जितने भी उसके न्यूट्रिशन है, वाटर है, वो सब चुराते रहते हैं। और अपने पास इनके पास क्लोरोफिल होता है तो आराम से फोटोसिंथेसिस करते रहते हैं बैठ के, राइट। तो ऐसे जीव, ऐसे प्लांट्स जिनके पास खुद के पास क्या है, क्लोरोफिल है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, और ये जाइलम, होस्ट प्लांट के जाइलम के साथ जुड़ करके उनका वाटर न्यूट्रिशन चुराते हैं, उनको हम कहते हैं हेमी पैरासाइट्स, राइट। अब उसके बाद होलो पैरासाइट्स की बात की है। बोल रहे सच एज ब्रूमरेप एंड डोडर लैक क्लोरोफिल। इनके पास जो होलो पैरासाइट्स होते हैं ना, इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, राइट, एंड आर नॉन फोटोसिंथेटिक। अब क्लोरोफिल नहीं है यानी कि फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर सकते। सो दीज प्लांट फंक्शन एज हिट्रोट्रोफ। ये बिल्कुल हिट्रोट्रोफ्स की तरह काम करते हैं। अब देखो, ये सिर्फ वाटर न्यूट्रिशन चुरा रहे हैं, खाना तो खुद ही बना रहे हैं ना, क्योंकि क्लोरोफिल है अपने पास, रॉ मटेरियल चुरा रहे हैं, लेकिन इनको बना बनाया खाना चाहिए होलो पैरासाइट्स को। तो ये बोल रहे हैं दे रिलाई टोटली ऑन द होस्ट जाइलम एंड फ्लोएम फॉर कार्बन, वाटर एंड अदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। तो ये जाइलम जो होता है होस्ट का या फ्लोएम होता है, उनके साथ बिल्कुल जुड़ जाते हैं और उनका बना बनाया खाना चुराते रहते हैं, पानी चुराते रहते हैं, ठीक है। तो दोनों में फ़र्क आपको समझ में आ गया। होलो पैरासाइट्स को पका पकाया खाना चाहिए क्योंकि नॉन फोटोसिंथेटिक है। इनको बस रॉ मटेरियल दे दो चोरी का, है ना, और ये खाना वगैरह सब खुद बना लेंगे, ठीक है। सेल्फ डिपेंडेंट है कुछ मायने में। चलो,
उसके बाद अब आपको क्या बताया है, डाइवर्स हैबिटेट्स ऑफ पैरासाइट्स, कि पैरासाइट्स के ना रहने की जगह भी बहुत अलग अलग होती है। डाइवर्स हैबिटेट्स देखे जाते हैं। कैसे? बोल रहा है होस्ट आर द हैबिटेट्स फॉर पैरासाइट्स। होस्ट जो है वही हैबिटेट है पैरासाइट का, क्योंकि पैरासाइट कहाँ रहेगा? होस्ट के अंदर। बोल रहा है एंड द डाइवर्स एरे ऑफ पैरासाइट्स दैट हैव इवोल्व्ड एक्सप्लॉइट एवरी कंसीवेबल हैबिटेट ऑन एंड विद इन द होस्ट। ठीक है, अब कुछ ऐसे होते हैं पैरासाइट्स जो होस्ट की बॉडी के ऊपर रहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं, है ना। अब ये बोल रहा है पैरासाइट्स दैट लिव ऑन होस्ट स्किन, जो होस्ट की स्किन के ऊपर रहते हैं, विद इन द प्रोटेक्टिव कवर ऑफ फेदर्स हेयर, जैसे कि पंछी वगैरह हो गए ना, कई बार उनके फेदर्स के अंदर घुसे होते हैं, है ना, लेकिन हैं स्किन के ऊपर ही। ठीक है, हेयर के अंदर घुसे होते हैं लेकिन हैं स्किन के ऊपर उनकी, तो उनको हम क्या कहते हैं? एक्टोपैरासाइट्स, क्योंकि ये होस्ट की बॉडी के बाहर रह रहे हैं, स्किन के ऊपर रह रहे हैं। ठीक है, अदर्स नोन एज एंडोपैरासाइट्स, क्यों? क्योंकि वो रहते हैं होस्ट की बॉडी के अंदर। ठीक है, कहाँ? बीनीथ द स्किन, स्किन के अंदर। कहाँ कहाँ रह सकते हैं? तो दे लिव इन ब्लड स्ट्रीम, हार्ट, ब्रेन, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, स्प्लीन, लीवर, म्यूकोसल लाइनिंग ऑफ द स्टमक, स्पाइनल कॉर्ड, नेजल ट्रैक्ट, लंग, गोनैड्स, ब्लैडर, पेनक्रियाज, आइज, गिल्स ऑफ फिश, मसल टिश्यू, और भी बहुत सारी साइट्स में ये रह सकते हैं। अगर ये स्किन के अंदर कहीं पे भी रह रहे हैं तो ये क्या कहलाएंगे? एंडोपैरासाइट्स। ठीक है, लेकिन अगर ये स्किन के ऊपर फैदर्स में कहीं, हेयर्स में कहीं छुपे हुए हैं तो ये कहलाएंगे एक्टोपैरासाइट्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट ये इनको इस तरह से क्लासिफाई किया गया है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये लेक्चर जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन लगता है तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके पास पड़ा है, आप वहाँ पे अपना इशू जो है या अपना क्वेश्चन जो है वो वहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, कोई भी अगर क्वेरी है तो स्क्रीन पे आपको नंबर्स हमारे जो है वो मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आप कॉल कर सकते हो। अगर आप इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए बाय।